आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 सबने पढ़ लिए? यस मैम। ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्या आता है? कर्व्स इन स्पेस। ठीक है, दैट इज वेक्टर कर्व। वेक्टर कर्व के बारे में हमने पढ़ा हुआ। वेक्टर कर्व क्या होती है? हाँ जी, वेक्टर कर्व क्या होती है? आइडिया किसी को? वेक्टर कर्व पढ़ी होगी। वेक्टर फंक्शन पढ़ा हुआ है। यस मैम। यस मैम। वेक्टर फंक्शन क्या होता है? मैम वेक्टर फंक्शन पैरामीट्रिक डिफाइंड फंक्शन है मैम। टर्मिनल पॉइंट ऑफ दोस वेक्टर जिसके जो वेक्टर फंक्शन है वो पैरामीट्रिक डिफाइंड फंक्शन है मैम। एक तो आगे मैम टर्मिनल पॉइंट उसके वेक्टर का ट्रेस करते हैं कर्व। कर्व को ट्रेस करते हैं। मतलब आपका वेक्टर फंक्शन वो फंक्शन था, वो फंक्शन है जो कि क्या करे, जिसके टर्मिनल पॉइंट है। टर्मिनल पॉइंट किसको अराइज कर रहे थे? एक कर्व बना रहे थे। ठीक है, और जो कर्व आई थी उसे हम, उस कर्व को हम बोलते हैं वेक्टर कर्व। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ किया था, एक क्वेश्चन किया था, जब हम वेक्टर फंक्शन को, मतलब जो वेक्टर कर्व है उस कर्व को ट्रेस कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन हमने कुछ किया था, और जो ये वेक्टर कर्व ये आपकी आई थी, दैट इज जो ये वाली कर्व है। मैं सरफेस हटा रही हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। ये वाली आपकी कर्व आ रही थी। समझ आ रहा है? पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हमने वेक्टर फंक्शन डिफाइन किया था। ये भैया अपना माइक, तो वेक्टर फंक्शन में हमने पढ़ा था कि वेक्टर फंक्शन वो फंक्शन है, सबसे पहले तो आंसर जो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ठीक है, और जिसके टर्मिनल पॉइंट जो थे, टर्मिनल पॉइंट किसको राइज कर रहे थे? कर्व को। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था जो कर्व आई थी, ये वाली कर्व आई थी, कुछ ऐसे जा रही थी, फिर आपकी ये पीछे की साइड से कुछ यहाँ वापिस मिल रही थी, और इस कर्व को ही क्या बोलेंगे हम? वेक्टर कर्व बोलेंगे। ठीक है, तो वेक्टर कर्व क्या होती है? जो वेक्टर फंक्शन जो कर्व बना रहे हैं, ठीक है, वेक्टर फंक्शन के जो टर्मिनल पॉइंट कर्व बना रहे हैं, उस कर्व को ही हम क्या कहेंगे? वेक्टर कर्व कहेंगे। ठीक है, वेक्टर कर्व समझ आ गया कि क्या होते हैं? ठीक है, वेक्टर कर्व दिस इज नथिंग बट जो वेक्टर फंक्शन जो कर्व बना रहा था, उसी कर्व को हम क्या नाम देंगे? वेक्टर कर्व देंगे। ठीक है, फिर आता है उसके ऊपर टेंजेंट वेक्टर। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि टेंजेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? टेंजेंट वेक्टर की डेफिनेशन याद है किसी को? पढ़ नहीं रही यानी कोई भी? टेंजेंट वेक्टर याद है सबको? किसी को याद नहीं है? देखो, सबसे पहले मैंने कहा था कि जो ये कर्व बना रही है, इस कर्व को तो हम कहते हैं, ठीक है, कि वेक्टर कर्व कहते हैं। अगर मान लो एक पॉइंट पर, ये जो कर्व है, सिर्फ मैं कर्व दिखा रही हूँ,
एक पॉइंट पर हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ये डी पॉइंट है जो कि हमने पी पॉइंट लिया हुआ था, ठीक है, पी पॉइंट पर हमने टेंजेंट माना था, और जो पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर थी उसको हमने क्या नाम दिया था, आर। दैट इज मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ, आपको विजिबल हो जाए, ताकि एक बार मैं ये लाइन भी हटा रही हूँ ताकि आप इजिली समझ लो। सबसे पहले मुझे वेक्टर ड्रॉ करना है डी पॉइंट पर, ठीक है, डी को आप पी नाम दे सकते हो, ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको डी का नाम भी चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देखो इसका नाम जो है वो पी हो चुका है, इसका हमने नाम चेंज कर दिया है। और फिर याद हो इसकी जो पोजीशन वेक्टर थी, ये मान लो ओरिजिन है, ठीक है, मैं ओरिजिन भी आपको क्लियरली दिखा देती हूँ कि किसके बराबर है। ठीक है, तो आपको ये दिख गया होगा, ये जो ओ यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ओरिजिन। जो ओपी पोजीशन वेक्टर थी, ओ और पी की जो पोजीशन, मतलब जो पी पॉइंट है उसकी जो पोजीशन वेक्टर थी उसको हमने नाम दिया था आर। ठीक है, मतलब आपकी कुछ कर्व मान लो, जैसे कि ये वाली थी, हमने कहा था कि सपोज दिस इज पॉइंट पी, ये पॉइंट पी मान लिया था हमने, ठीक है, और ये मान लो आपका क्या है, ओरिजिन है। तो जो ये पोजीशन वेक्टर आई थी, जैसे ही हम इसको ज्वाइन कर रहे थे, ये जो पोजीशन वेक्टर आई थी इसको हमने माना था आर। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल दैट इज टी। हमने कहा था कि कुछ टाइम के बाद, या हमने जैसे ही टी चेंज किया, ये पी पॉइंट उठ करके यहाँ आ गया, क्यू पॉइंट पर आ गया, तो इसकी पोजीशन वेक्टर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगी वो हो जाएगी आर प्लस में, हमने माना था आर एट टी प्लस में डेल्टा टी। ठीक है, हमने थोड़ा सा चेंज माना था टी के अंदर, वो माना था हमने डेल्टा टी। तो जो क्यू पॉइंट है इसकी पोजीशन वेक्टर चेंज होगी आर टी प्लस डेल्टा टी। फिर हमने ट्रायंगल लॉ से कहा था कि जो आपका क्यू पी है, क्यू पी बराबर होगा, क्यू पी बराबर होगा, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन विजिबल नहीं है? यस मैम। विजिबल है मैम। बाकी सभी स्टूडेंट्स को हाँ जी, कोई रिप्लाई करे, विजिबल है या नहीं और बच्चों को? यस हो विजिबल गई है मैम, मैम। विजिबल हो है गई मैम। मैम, हो गई मैम। किशोर, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे ये कर्व ली थी और इस कर्व पर पी पॉइंट लिया था, ठीक है, और ये मान लो आपका क्या ओरिजिन है, तो हमने इसकी पोजीशन वेक्टर को नाम दिया था आर। हमने कहा फिर टी को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, टी में कितना चेंज कर दिया, डेल्टा टी चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये पी पॉइंट जैसे ही टी चेंज किया यहाँ क्यू पॉइंट पर आ गया, ठीक है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर जो आ गई वो आ गई है आर टी प्लस में डेल्टा टी। तो हमने ट्रायंगल लॉ लगाए थे, ट्रायंगल लॉ से क्यूपी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, बाय ट्रायंगल लॉ क्यूपी वेक्टर दिस इज इक्वल टू आर टी RT प्लस माइनस डेल्टा RT माइनस डिवाइड आर बाय टी, यानी आर डेल्टा टी माइनस, प्लस T माइनस RT। ठीक है, तो ये हमने याद हो आपको ये सीकेंट लाइन ली थी, ठीक है। फिर हमने कहा था धीरे धीरे क्यू को पी की तरफ अप्रोच करवा दो, जैसे हम इसको क्लियरली समझते हैं, ये मान लो पी है और ये आपका सपोज क्यू है। फिर हमने कहा था कि क्यू और पी को हमने एक सीकेंड से ज्वाइन करवाया था, ठीक है, एक सीकेंड से ज्वाइन करवाया था, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने कहा था कि क्यू को धीरे धीरे पी की तरफ अप्रोच करवा दो, तो क्यू पॉइंट उठ के यहाँ आ गया, तो सीकेंड ये बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था कि क्यू को और शिफ्ट करवा दो, तो सीकेंट ये हो जाएगा। फिर क्यू को और शिफ्ट करवा दो, तो यानी धीरे धीरे जो ये सीकेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि इसको मैं परफेक्ट यहाँ से समझती हूँ, ए पॉइंट को मैं चेंज कर देती हूँ, ए पॉइंट को मैं क्यू ले रही हूँ, ए पॉइंट का मैं नाम चेंज कर रही हूँ, तो आपको देखो यहाँ जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट की जगह क्यू पॉइंट नाम दे दिया गया इसे,
और ये हो गया P पॉइंट। हमने क्या कहा है कि Q और P को एक सीकेंड से ज्वाइन करवाना है। मैंने एक लाइन से ज्वाइन करवा दी ताकि आपको एग्जैक्टली विजिबल हो जाए, अदरवाइज आपको सीकेंड हो सकता है विजिबल ना हो। तो मैंने Q और P से एक लाइन पास कर ली, मतलब ये जो है आपका इतना हिस्सा, ये जो यहाँ से लेकर के ये वाली जो लेंथ है, दिस इज द सीकेंड लाइन, ठीक है। लेकिन ये जो है पूरा का पूरी क्या होगी, सेकेंड लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। फिर हमने क्या कहा कि Q को धीरे धीरे P की तरफ अप्रोच कराओ। देखो जैसे मैं Q को धीरे धीरे P की तरफ अप्रोच करवा रही हूँ तो ऑब्वियस है सीकेंड क्या हो रहा है, चेंज। देखो पहले तो सीकेंड की जो लेंथ थी, मतलब जो ये लेंथ थी वो ज्यादा थी। अब जैसे ही मैं Q को P की तरफ अप्रोच करवा रही हूँ, ये लेंथ क्या होगी, कम। फिर और अप्रोच करवा दिया, लेंथ और कम होगी, और अप्रोच करवा दिया, लेंथ कम कम कम, और धीरे धीरे आपको ये लाइन दिख रही है कि किसमें कन्वर्ट हो गई है, टेंजेंट लाइन के अंदर। समझ आ रहा है टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन? हाँ जी, देखो ये जो है ओ क्यू पोजिशन वेक्टर हमने r प्लस डेल्टा आर ली। ओपी जो पोजिशन वेक्टर है, मैं ओ क्यू भी बना देती हूँ, वेक्टर ओ क्यू, ठीक है। तो ओपी जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने आर ली, और जो ओ क्यू है पोजीशन वेक्टर वो हमने क्या ले ली, आर टी प्लस में डेल्टा टी। फिर हमने कहा कि क्यू और पी को हमने एक सेकेंड लाइन से ज्वाइन करवा दिया, तो एक सेकेंड लाइन से ज्वाइन करवाया है, ठीक है। जैसे जैसे क्यू जो है धीरे धीरे पी की तरफ अप्रोच करेगा, जैसे जैसे ये पी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो यही लाइन किस में कन्वर्ट होती जा रही है, टेंजेंट लाइन में। और किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, जिस पॉइंट की तरफ आप अप्रोच कर रहे हो। ये कंसेप्ट समझ आ गया सबको, टेंजेंट लाइन क्या होती है? हाँ जी, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। यस मैम। टेंजेंट लाइन समझ आ गई सबको क्या होती है? यस यस मैम। मैम आ गया मैम। द लिमिटिंग केस क्यों कहा है कि क्योंकि क्यू धीरे धीरे पी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये लिमिटिंग केस है किसका, एक लाइन का। लाइन किसका, पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली। जैसे जैसे क्यू पी की तरफ अप्रोच करेगा ये लाइन ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट लाइन में। अगर मैं टेंजेंट लाइन ना लेकर के, मान लो मैं लाइन ना लू, यहाँ वेक्टर ले लेती हूँ, सपोज ये अभी मैंने लाइन ली हुई है, अब मैं वेक्टर ले रही हूँ, क्यू और पी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो वेक्टर आपका वेक्टर क्यू और पी को ज्वाइन करने वाला, ठीक है। तो ये वेक्टर आप लोगों को विजिबल हो गए? यस। ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि हम जैसे जैसे क्यू को पी की तरफ अप्रोच की तरफ कर रहे हैं, जैसे जैसे हम पी की तरफ अप्रोच करते जा रहे हैं, हमने ये देखा अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट लाइन में। और जो ये वेक्टर है, ये जो वेक्टर आएगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट वेक्टर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपको एक बार लाइन की हेल्प से और एग्जैक्टली दिखा देते हैं। अब आपको देखो ये वेक्टर भी दिख रहा है और ये लाइन भी दिख रही है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। जैसे जैसे क्यू जो है पी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है, ये लाइन टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट होती जाएगी। और जो ये वेक्टर आपको दिख रहा है, जो क्यू पी वेक्टर है, ये जो वेक्टर है उस टाइम पे हम इसको क्या कहेंगे, टेंजेंट वेक्टर, क्योंकि जो ये लाइन है किस में कन्वर्ट होती जा रही है, टेंजेंट लाइन में। और जो क्यूपी वेक्टर है उस वेक्टर को हम क्या बोल देंगे, टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर समझ आ गया कि टेंजेंट वेक्टर क्या होते हैं? ठीक है। अब एक लाइन का स्लोप याद हो आप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1, ऐसे करते थे, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो जो ये क्यूपी लाइन, जो क्यूपी सेगमेंट है, मतलब जो क्यूपी हमने लाइन ड्रॉ की थी, दैट इज जो हमने सेगमेंट लाइन ड्रॉ की थी, इसका भी क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दैट इज आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस में आर टी डिवाइडेड बाय चेंज इन टी। चेंज इन टी कितना आ गया, डेल्टा टी। बट हम क्या केस कर रहे हैं कि क्यू धीरे धीरे पी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो क्यू पी की तरफ कब अप्रोच करेगा, जब डेल्टा टी जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो यहाँ हमने लिमिट कंडीशन
कंडीशन लगा दी कि डेल्टा टी दिस टेंड्स टू 0, और ये हमें पता है कि किसके बराबर होता है, आर डैश टी के। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव होता है आर का, ठीक है, जो डेरिवेटिव है आर का विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज नथिंग बट किसको डिनोट करता है, टेंजेंट वेक्टर को। ठीक है, टेंजेंट वेक्टर पता चल गया। तो अगर आपसे टेंजेंट वेक्टर पूछा जाए किसी भी पॉइंट टी पर, तो आप क्या करोगे, उस आर का मतलब जो भी आपको दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके एग्जांपल Yes, करते ma'am. हैं। सबसे पहले एक और चीज, मान लो आपको सपोज ये वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है, आपको कोई एक वेक्टर दिया हुआ है सपोज बी। अब इस वेलोसिटी का आपको इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है, तो कितना होगा, कोई बता सकते हैं? इस मान लो कोई वेलोसिटी की जगह आप ए वेक्टर मान लो, सपोज ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कितना कंपोनेंट होगा? कोई बता सकते हैं? हाँ जी, किसी को आइडिया हो? A dot B cos 0 dot B cos 0. ए डॉट भी लगा रहे हो फिर कोस 0 भी कर रहे हो, या तो No, ए no, डॉट बी vector. आएगा, ए डॉट बी आएगा या ए डॉट बी कोस 0? हाँ जी, कोई और? लगेगा तो कुछ नहीं है। हाँ जी, ए डॉट बी यानी देखो, मान लो आपका सपोज ये ए वेक्टर, ठीक है, और ये सपोज आपका बी वेक्टर है। मान लो जो ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो सपोज थीटा है। ठीक है, तो आप अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करो, तो याद हो आपको ऐसे करते थे ना, आप एक एक्सिस ड्रॉ करते थे। ठीक है, आप कहते हो कि इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। ये पढ़ा हुआ है सबने? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हमने पढ़ा हुआ है कि ए का जो इसके अलोंग बी वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा, और इसके अलोंग इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बाय में इसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गया कोस ऑफ थीटा। याद हो आपको, जो यूनिट वेक्टर होता है दिस इज नथिंग बट बी का बी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ वेक्टर की नोटेशन आएगी। तो ये होता है कि कोई भी यूनिट वेक्टर होता है तो उसका होता है डेफिनेशन होती है, सॉरी, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो अब ये जो है दिस इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर जो है यानी ये हो गया दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये हो गया आपका बी कैप का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नो मैम। नहीं, क्यों? No, ma'am. इसको हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं? कोई रीजन बता सकते हैं? ये थीटा है, जीरो मत समझ लेना। हाँ जी, किसी को आइडिया है कि यहाँ से हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? कोस जीरो वन ही तो है, फिर फर्क क्या पड़ेगा? ये जीरो नहीं है, थीटा है। मैं यही अभी आप लोगों को बोला है, दिस इज नॉट जीरो, कंफ्यूज मत हो जाना, ये थीटा है। ठीक है, जस्ट नोटेशन में फर्क आ गया, ये थीटा है आपका सारी जगह। मतलब ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस ऑफ थीटा, और यहाँ है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप, और ये है कोस ऑफ थीटा। ठीक है, जीरो नहीं है ये। हाँ जी, बता सकते हो इस स्टेप से हम इस स्टेप, मतलब ये दोनों बराबर हैं, क्यों है बराबर? ए बी कोस थीटा हो गया। ए बी कोस थीटा हो गया, क्योंकि मैम यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड का 1 होता है। 1 होता है। जो Magnitude बी वेक्टर है दिस इज अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है।
तो 1 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा आएगा। तो 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा लिख सकती हूँ। समझ आ रहे हैं? दिस इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होने की वजह से इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसी वजह से हम इसको ये भी लिख सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रहे हैं क्यों नहीं है? यस मैम। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो आपको दो वेक्टर्स दिए हो, सपोज एक E और एक वेक्टर F, मान लो इनके बीच में जो एंगल है वो है फाई, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती थी? E और F वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। ये cos थीटा हो जाएगा, हाँ जी, मतलब जो भी एंगल है cos फाई आ जाएगा। यानी ये होता ये था cos फाई आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी E, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, E की जगह आपका A आ गया है, ठीक है, और F की जगह कौन आ गया? B कैप आ गया, दैट इज B यूनिट वेक्टर आ गया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A डॉट B कैप। यहाँ किसी को प्रॉब्लम हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A डॉट B कैप। किसी को प्रॉब्लम हो यहाँ तक? ये एक बार और बताना मैम कैसे लिखा। देखो, इतना समझ आ गया कि इसका जो A है, A का B वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट जो है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A कोस ऑफ थीटा आएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ A कोस थीटा। अब जो B का B कैप मतलब होता है B यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मीनिंग इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ A कोस थीटा लिखो, या फिर आप मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ B कैप और कोस ऑफ थीटा लिखो, क्योंकि ये जो है 1 ही तो है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। सही है। अब हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज की। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन कहती है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ F इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है? फाई, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ फाई। तो जैसे ही मैंने इसको कंपेयर किया तो E की जगह मेरा आ रहा है A और F की जगह मेरा आ रहा है B कैप, ठीक है, और फाई की जगह मेरा आ रहा है थीटा। यानी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको किसके बराबर होना चाहिए? E डॉट F। E की जगह अपना A है और F की जगह कितना है? B कैप है, तो दिस इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर डॉट B कैप। समझ आ रहा है? यस मैम, आगे समझ। तो यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आपको A का कंपोनेंट निकालना है किसके अलोंग? B के अलोंग, तो वो क्या होगा? A डॉट B को पहले आपको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, मतलब B का आपको यूनिट वेक्टर लेना है और उसकी आपको डॉट करनी है जिस भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है। यानी जैसे हमें A का कंपोनेंट निकालना है तो A डॉट क्या हो जाएगा? B कैप। और B कैप किसके बराबर होता है? B वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ B। जैसे मैं क्वेश्चन करूं, मान लो आपको एक वेक्टर दिया हुआ है E और एक मान लो L वेक्टर दिया हुआ है। अब मैं पूछूं कि L वेक्टर का कंपोनेंट कितना होगा E वेक्टर के अलोंग, प्रोवाइडेड दैट जो उनके बीच में एंगल है वो थीटा है। L वेक्टर का कंपोनेंट E की डायरेक्शन में कितना होगा? L वेक्टर का कंपोनेंट E की डायरेक्शन में कितना होगा? L sin थीटा में। L sin थीटा। हाँ जी, और कोई? और कोई स्टूडेंट रिप्लाई कर? L डॉट E कैप। हाँ जी, L डॉट E कैप। E कैप। अभी अभी हमने पढ़ा है जिस भी वेक्टर का आपको कंपोनेंट निकालना, तो हमें किसका कंपोनेंट निकालना है? L का। किसकी डायरेक्शन में निकालना है? E की डायरेक्शन में। तो अभी हमने पढ़ा है जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो उसकी डॉट ले लो, किसके साथ? उस यूनिट वेक्टर के साथ जिसकी डायरेक्शन में आपको निकालना है। तो हमें E की डायरेक्शन में निकालना है, तो हमने L डॉट E कैप लिया। अब मैं मान लो M वेक्टर दे दूं और एक दे दूं N वेक्टर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि M का कंपोनेंट क्या होगा N की डायरेक्शन में, तो कितना होना चाहिए? M डॉट N की कैप। M डॉट N कैप, ठीक है। जिसकी डायरेक्शन में निकालना होता है उसको हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिसका कंपोनेंट निकालना है उसको हम एज इट इज रखते हैं और जिसकी डायरेक्शन में निकालना है दिस इज द यूनिट वेक्टर, ठीक। तो इतना हमने ये कर लिया है। अब आप देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको,
क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। सबसे पहले तो आपको टेंजेंट वेक्टर निकालना है, देन आपको कैसा टेंजेंट वेक्टर निकालना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। और कौन सी कर्व के अलोंग निकालना है, x इज इक्वल टू ए कोस टी, और ये हो गया y इज इक्वल टू ए साइन टी, एंड z इज इक्वल टू बी टी। इस कर्व के अलोंग आपको क्या करना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, आर वेक्टर, याद हो आर वेक्टर, दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, क्योंकि हम ये पोजीशन वेक्टर ही लेते हैं। यानी आप कोई भी कर्व पर पॉइंट लोगे, सपोज इसके जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड हैं, तो जो वेक्टर आएगा, मान लो ये ओरिजिन है तो इसका पोजीशन वेक्टर हो। याद हो मैंने कहा था जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, जो इसके कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई जेड ही इसके टर्मिनल पॉइंट है। ये तो वेक्टर है, वेक्टर को नोटेशन हम एंगल ब्रैकेट से दे रहे थे, लेकिन पोजीशन वेक्टर का मीनिंग इसका टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई जेड ही होगा जो इसके कंपोनेंट है, और इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन। तो हमने आर वेक्टर बना लिया, दिस इज एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, ए कोस टी, प्लस वाई जे कैप दैट इज ए साइन टी जे कैप, प्लस जेड के कैप दैट इज बी टी के कैप। अब आपको सबसे पहले टेंजेंट वेक्टर बनाना है। याद हो टेंजेंट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को। यानी आपको आर का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस कितना हो जाएगा, ए कोस टी जे कैप प्लस में कितना हो जाएगा, बी के कैप, ठीक है। तो ये आ गया डेरिवेटिव, लेकिन आपको कैसा, मतलब ये टेंजेंट वेक्टर आ गया, ठीक है, टेंजेंट वेक्टर आ गया, लेकिन आपको कैसा टेंजेंट वेक्टर चाहिए, यूनिट टेंजेंट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम उस वेक्टर को क्या करते हैं, उसके डिवाइड कर देते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ गया, ए स्क्वायर, और क्या बचा प्लस कोस स्क्वायर, वो कितना होता है 1। तो यानी आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, टेंजेंट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर दिस इज इक्वल टू यूनिट टेंजेंट वेक्टर दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी डिवाइडेड बाय क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव निकाल चुके हैं आर का विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज इक्वल टू माइनस में ए साइन टी प्लस में बी कोस टी, और प्लस हो गया आपका टी, और आई कैप भी था, यहाँ जे कैप भी है, और प्लस हो गया आपका टी के डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया, लास्ट में बी टी आएगा, बीटी है क्या, तो ये बीटी मैम बी आएगा। अच्छा टी का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, ठीक सही है, और ए कोस टी आएगा मैम, ए कोस, ये ए कोस टी सही है। ठीक है, यहाँ से आप डेरिवेटिव देख लेना कितना आया है, माइनस ए साइन टी प्लस ए कोस टी प्लस बी के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। समझ आ गई सबको? यस मैम। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, कहते कि सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अलोंग द कर्व, कर्व क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू ई की माइनस टी, y इज इक्वल टू 2 कोस 3t, और z इज इक्वल टू 2 साइन टी। सबसे पहले हम इस कर्व को देखना चाहते हैं कि कैसी दिखेगी, तो सबसे पहले हम इस कर्व को प्लॉट करते हैं। वहां तो ए बी आपको वैल्यू नहीं दी हुई थी, इस वजह से प्लॉट नहीं किया, क्योंकि ए बी कोई भी हो सकते थे, तो ए बी कोई भी होगा तो पॉसिबल नहीं है, हम बना सकते हैं। तो तो ना पाओगे, वो सब कर होती है, नाम लिखेगी तो आ जाएगा।
याद हो आप लोगों को, वेक्टर फंक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, आप एक्स वाई जेड पहचानते थे, तो एक्स वाई जेड ऑलरेडी आपको गिवन है, फिर आप किसी दो कंपोनेंट का यूज करते थे, उससे आप पाथ निकालते थे सरफेस फाइंड आउट करने के लिए। तो y और z से हम फैमिलियर हैं, क्योंकि मैं y का स्केयर करूं और z का स्केयर करूं तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सही है। और ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की। मान लो आपका कुछ ये सर्कल आया जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर फिर से एक सर्कल रखने, फिर सर्कल रखने, सर्कल रखते जाने, ये एक आपका क्या बन जाएगा, सरफेस बन जाएगा। और जो सरफेस के ऊपर कर्व लाई करेगी वो दिस इज वेक्टर कर्व, ठीक है। उस कर्व को हम ट्रेस करते हैं। तो देखो जैसे कि सबसे पहले तो आपको सरफेस पता होना चाहिए, मैं ये एक बार हटा रही हूं। तो हमने यूज किया यहाँ पर 2 cos t। देखो सबसे पहले आप सिर्फ सर्कल ही देख लो, इसको भी हटा देते हैं एक बार। ये हमने लिया है 2 cos 3t और कॉमा आपका था 2 sin 3t, ठीक है। ये एक सर्कल बना हुआ है, लेकिन किस प्लेन में आएगा, वाई जेड प्लेन में आएगा, ठीक है, वाई जेड प्लेन में आएगा, ठीक है। ये वाई जेड प्लेन में आएगा आपको, ठीक है। अब हमें सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने चेंज किया, मतलब कोई भी एक्स हमने अप्लाई किया, सरफेस बनाना चाहते हैं। तो देखो ये आपका सरफेस बन गया, गलत बन गया ये तो, ठीक है। तो सरफेस के लिए आपका सबसे पहले वाई जेड आएगा। वाई जेड है तो ऑब्वियस है कि वो आगे की साइड नहीं आ सकता, वो जस्ट हाइट में जाएगा, समझ आ रहे हैं। जैसे कि आपका सिर्फ y और z है, y और z है तो ये सिर्फ ऐसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये सरफेस मतलब सर्कल के ऊपर आपको सर्कल रखते जाना है, सर्कल के ऊपर सर्कल रखोगे, ये क्लियरली यहाँ से ये देखो आपका, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। रेड वाली x एक्सिस है, ग्रीन वाली आपकी y एक्सिस है। सरफेस के लिए आपको इसी सर्कल के ऊपर सर्कल रखना है, यानी आपको हाइट तक जाना है। तो हम कर रहे हैं कुछ थोड़ा सा चेंज, देखते हैं बनता है या नहीं। एक हमने ये और गड़बड़ कर दी कि आपको क्या करना है, ये यहाँ x वैल्यू ले रहे हैं, सबसे पहले ये x की वैल्यू ले रहे हैं और ये y की वैल्यू ले रहे हैं, जबकि हमने किसका यूज किया है, y और z का यूज किया है, हमने x का यूज नहीं करना है, समझ आ रहे हैं। आपको किसका यूज करना है, y और z का यूज करना है। जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो x को मानता है, ये x को मानता है और ये y को मानता है। इस वजह से आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिखेगा, ये देखो, इस वजह से ये हाइट पर नहीं है, जस्ट आपका x एक्सिस के ऊपर लाई कर है। यहाँ देखो x एक्सिस के ऊपर लाई कर है, हाँ जी। तो हम यहाँ थे, देखो इसने x की वैल्यू यहाँ आपको दिख रही होगी, ये रेड लाइन जो है दिस इज x एक्सिस। तो x एक्सिस को भी काट रहे हैं -2 पर और 2 पर, ये रेडियस होगी, क्योंकि जैसे ही आप y को 0 रखोगे x की वैल्यू आ जाएगी। सेम y एक्सिस को काट रहे हैं, लेकिन ये देखो z एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काट रहा, लेकिन हमने किसका यूज किया, आपको y और z का यूज करना है। दैट इज आपका एक तो y की साइड आना चाहिए और z मतलब आपका हाइट के अलोंग आना चाहिए, एक्स एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए। ओनली y और z की हेल्प से ही आपका क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने वैल्यू दी है, इसको स्टार्टिंग में जो वैल्यू दी है 2 cos 3t, ये इसको x की मान रहा है, क्योंकि सबसे पहले ये x की वैल्यू लेता है। देन आपका क्या है 2 sin 3t, दैट इज इसको ये क्या मान रहा है, y की वैल्यू मान रहा है, मतलब ये x और y को मान रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, y और z चाहिए। तो y और z रखने के लिए यहाँ हम साथ में x को 0 रख देते हैं, x को 0 रख देते हैं, क्योंकि अब क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि x तो 0 है, y जो है वो आपका 2 cos t है और z जो है 3 sin t। अगर आप यहाँ 0 यूज नहीं कर रहे तो ये x को तो 2 cos 3t ले रहे हैं और y को जो ये है 2 sin 3t ले रहे हैं। तो अब देखो ये आपको YZ प्लेन में दिखेगा। अब देखो x एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा है, रेड लाइन को ये कट नहीं कर रहा है, आप लोगों को विजिबल होगा यहाँ से, ठीक है। देखो ये रेड वाले के अंदर, रेड वाली जो इसके अंदर से पास हो रही है, लेकिन ये इसको कट नहीं कर रहे। एक तो ये जेड एक्सिस को कट कर रहे, ये देखो ये इसकी हाइट है,
ठीक है, यहां से यहां तक, और एक ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। समझ आ रहा है ये सर्कल? यस मैम। ठीक है, अब इस सर्कल के ऊपर फिर से एक सर्कल रख दिया। अब हमें एक्स एक्सिस के अलोंग सर्कल रखते जाना है। यहाँ रख दिया, फिर आगे रख दिया, फिर इसके आगे, मतलब इसके आगे एक और सर्कल रख दो, लेकिन सेम ही सर्कल रखना है आपको। इसके आगे फिर से एक सर्कल रख दो, फिर से एक सर्कल रख दो। इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, एक सरफेस, जैसे कि मैंने ये कर दिया यहाँ पर। ये देखो, यही सर्कल है, इसके ऊपर इस सेम सर्कल रख दिया, फिर सर्कल रख दिया, फिर वही सर्कल रख दिया, फिर वही सर्कल रख दिया। आपका ये सरफेस बन जाएगा। दिख रहा है? समझ आ रहा है सबको ये सरफेस? यस मैम। ठीक है, अब हमें प्लॉट करनी है कर्व, जो वेक्टर कर्व होती है। तो ये वेक्टर कर्व प्लॉट की, क्योंकि यहाँ एक्स ई की माइनस टी है, इसकी वजह से आपकी कर्व आएगी। तो देखो, ये जो कर्व आई है, ये जो ब्लैक कलर में ये वाली जो कर्व है, दिस इज वेक्टर कर्व। ठीक है, आप इसकी डायरेक्शन भी पता कर सकते हो, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। हमने कहा था कि इसकी अगर आपको ओरिएंटेशन पता करनी हो, मतलब इसकी डायरेक्शन पता करनी हो, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, टी की हेल्प लेते हैं। आप टी को वैल्यूज देते जाओ, देन आप इसको सोल्व करते जाओ। टू को जीरो, दैट इज 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा e की माइनस टी, दैट इज आपका 1, और ये हो जाएगा t को 0 रखोगे 2, और ये हो जाएगा 0। तो ये आप पॉइंट यहाँ देखना कि कहाँ प्लॉट हो रहा है। तो देखो ए पॉइंट विजिबल देखते हैं। ये देखो, यहाँ आपका ए पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ए पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने टी को मान लो चेंज कर दिया है। टी को सपोज हमने ले लिया है, सपोज टी को ले लेते हैं π/2, 0 से पाई 2 पाई इसकी वैल्यू ले रखी है। ई को टी को हम π/2 ले लेते हैं। तो इसमें हमने यानी ई की पावर -π/2 करनी है, ई की पावर माइनस का π/2, ठीक है। और यहाँ पर जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू हो जाएगी 2 cos 3 π/2, 2 cos 3 π/2, ठीक है। और जो z की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 2 साइन, यहाँ 2 साइन, और ये हो जाएगा आपका 3 π/2, ठीक है। अब ये पॉइंट देखते हैं हम कहाँ प्लॉट हुआ है। तो बी पॉइंट देखो, ये वाला प्लॉट हुआ है, ठीक है। बी पॉइंट ये प्लॉट हो रहा है, ये वाला, ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट है। अब हमने π/2 रखा, अब सपोज हम पाई रख रहे हैं, तो पाई रखते हैं तो क्या बनता है, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस का पाई, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 cos 3 पाई, और फिर है आपका 2 साइन 3 पाई। तो अब हम ये पॉइंट और देखते हैं कि कहाँ प्लॉट हुआ है। तो सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट, मैं एक बार ए और बी बंद कर देती ताकि मुझे सी पॉइंट इजीली विजिबल हो जाए कि कहाँ है। ए पॉइंट हटा दिया, बी पॉइंट हटा दिया, सी पॉइंट देखो, आपका सी पॉइंट ये आ गया, ठीक है। और सी में एक बार हटा देती हूँ ताकि आपको बी दिख जाए, बी और सी में कंफ्यूजन ना रहे। मतलब बी और सी में थोड़ा सा ही फर्क है, क्योंकि देखो ये 0 -2 है, ये आपका 0.0, मतलब नियरली इक्वल है। बी और सी आसपास ही है दोनों। ये देखो, इसको साथ में ये डबलिंग दिख रही होगी आपको, बी जस्ट इसके पास में ही है, सी भी यहीं पर है, ठीक है। अब हम मान लो 2 पाई और रख देते हैं, तो ई की पावर ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई, और आपका ये है 2, हमने 2 पाई रखा है, 2 कोस, और ये हो जाएगा आपका 6 पाई, और ये हो जाएगा आपका 2 साइन 6 पाई, ठीक है। तो अब ये पॉइंट देखते हैं,
ये भी आपका जो है यहाँ पर आया कुछ, यहाँ देखो ये वाला यहाँ। तो अब इसको हम एक बार सिर्फ कर्व देखना चाहते हैं, सरफेस हटा रहे हैं हम यहाँ से, तो ये वाली आ गई आपकी कर्व। ठीक है, अब ए पॉइंट भी आपको विजिबल होना चाहिए, ए पॉइंट भी विजिबल है। तो देखो ये ए पर आया, फिर यहाँ बी सी एक साथ ही है इनके, और ये डी आया, मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे है, कुछ ये ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे, मैं इसको ए को साइड में कर रही हूँ, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसका कर्व जो पाथ जो है आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये फ्लो कर रहा है। समझ आ गया है सबको ये जो वेक्टर कर्व है किस तरीके से बनेगी? हाँ जी, विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है, आप कहते हैं कि इस कर्व पर आपको क्या करना है कि कोई भी मान लो आप पोजीशन वेक्टर उठा रहे हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट उठा रहे हो, जैसे कि मान लो हमने पॉइंट उठा लिए ये वाला, ठीक है, डी पॉइंट उठा लिया। कहते हैं कि इस डी पॉइंट पर इसकी एक तो वेलोसिटी फाइंड आउट करो और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको एक तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और एक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, और कहां पर, t इज इक्वल टू 0 पर, और उनका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो सबसे पहले आप आर वेक्टर बनाओ। आर वेक्टर किसके बराबर होता है? दिस इज एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी ये हो गया ई की माइनस टी आई कैप प्लस 2 कोस 3t जे कैप, और प्लस हो गया आपका 2 साइन 3t के कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी हमें पता है कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और जो डिस्टेंस होती है दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अब देखो इसका डेरिवेटिव करो, यानी ये आ जाएगा माइनस ई की माइनस टी आई कैप माइनस में 6, और ये हो जाएगा साइन 3t जे कैप, और प्लस हो जाएगा आपका 6 कोस 3t के कैप। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि आपको वेलोसिटी तो निकालनी है, लेकिन कब? जब t जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो t 0 है तो आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का आई कैप, और साइन 0 0 ही होता है, और कोस 0 हो गया 1, दैट इज 6 के कैप आ जाएगा। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। और इसका कहते हैं कि मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 1 प्लस में 36, दैट इज कितना आ गया? √37 आ जाएगा। सही है, तो ये आ गई इसकी वेलोसिटी। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें पता है कि वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2 टाइम्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टी। दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। मान लो एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो यानी आपको 2 टाइम्स अगर आर का डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, तो ये हो जाएगा ई की माइनस टी आई कैप माइनस में हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा कोस ऑफ 3t जे कैप, और प्लस हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा सॉरी माइनस आएगा यहाँ साइन 3t के कैप। ठीक है, अगेन कहते हैं t इज इक्वल टू 0, जैसे ही t को 0 रखोगे ये आ जाएगा 18 माइनस का 18 जे कैप आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। देन कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 18 स्क्वायर, आई थिंक 324 होता है, बाकी एक बार आप वेरीफाई कर लेना कि कितना होता है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 325 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गया? तो आपको जस्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही निकालनी थी, इसमें कुछ नहीं करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल दिया हुआ है, वो एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, और कर्व क्या दी हुई है? x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, y इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2t, z इज इक्वल टू t क्यूब। ठीक है, find its velocity and direction, velocity and acceleration at t is equal to 1 in the direction of a vector, acceleration नहीं है ये वाली, this is a vector,
आई प्लस में जे माइनस में के। क्या कह रहे हैं, आपको वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालनी है, लेकिन किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। मान लो मैं वेलोसिटी को v से डिनोट कर रही हूँ, जो कि हमें पता भी है dr बाय में dt होता है। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में कितना होगा? हाँ जी, वेलोसिटी ए की डायरेक्शन में कितनी होगी? हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़ा है, आपको वेलोसिटी निकालनी है ए की डायरेक्शन में। उसका कंपोनेंट कैसे वी निकालोगे? डॉट डॉट वी डॉट ए कैप वी वी डॉट डॉट ए, ए कैप। ठीक है। इसी तरीके से आपको एक्सेलरेशन का निकालना हो तो एक्सेलरेशन डॉट आपका ए कैप हो जाएगा। तो आपको ये दो काम करने, वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है ए के अलोंग, और आपको एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना है ए के अलोंग। तो सबसे पहले आप आर बनाओ, आर हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर आई कैप प्लस में टी स्क्वायर माइनस का 2t जे कैप प्लस में टी क्यूब के कैप। हम देखना चाहते हैं कि ये कर्व कैसी बन रही है। तो सबसे पहले आपको एक्स वाई जेड पता होने चाहिए, वो हमें पता है, ठीक है। देन आपको पाथ पता होना चाहिए, मतलब सरफेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आप या तो एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, या फिर एक्स की वैल्यू जो यहाँ से टी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। मान लो मैंने ये रख लिया y इज इक्वल टू टी स्क्र, टी स्क्र मेरा हो गया है एक्स बाय 3 माइनस में हो गया 2 और ये हो गया टी की वैल्यू हो गई मेरी एक्स बाय 3 का स्क्वायर रूट। तो यानी यहां से मेरा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय 3 दिस इज इक्वल टू एक्स बाय 3 माइनस का कितना हो गया y आ गया है। अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं तो ये हो जाएगा 2 एक्स बाय 3 और ये हो जाएगा एक्स बाय 3 माइनस में y का स्क्वायर। देखते हैं हम ये किसकी इक्वेशन बनी है, इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो देखो क्या बनता है। अब हमने यूज किया एक्स और वाई का, ठीक है। तो जेड आप यूज नहीं कर रहे, तो जेड को आप फिलहाल एक बार 0 रख दोगे ताकि एग्जैक्ट आपको दिख जाए। तो एक्स आपको दिया हुआ था 3t स्क्वायर, इसको सबसे पहले इन सबको हटा देते हैं। तो ये दिया हुआ है 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, और ये दिया हुआ है आपका t स्क्वायर, सॉरी t स्क्वायर माइनस का 2t, माइनस का 2t, ठीक है। यानी ये पैराबोला ही आ गया आपका कुछ इस तरीके से, पैराबोला की शेप में। अभी एक बार जेड जो है हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, उसका हम कर्व के लिए यूज करेंगे। ये दिख रहा है आपको, विजिबल है। अब आपको इसी पैराबोला को इसके ऊपर रखना है, फिर इसके ऊपर रखते जाना, इसके ऊपर रखते जाना, यानी आप एक हाइट तक रखोगे आपको एक सरफेस मिलेगा। जैसे कि हम कर रहे हैं, ये था आपका 3t स्क्वायर में यही चेंज कर देती हूँ, एक हाइट तक रख देती हूँ इसको। हाइट मतलब आपकी जब चेंज होगी, जब जेड चेंज होगा, ठीक है। तो ये जेड रख दिया मैंने इन जर में, ठीक है, ताकि आपको दिखाई नहीं दे रहा मैम। विजिबल नहीं है। नो मैम। सभी स्टूडेंट्स को है मैम, विजिबल है? नहीं मैम है विजिबल। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है जिसको विजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं सरफेस को। तो सरफेस के लिए हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। कमांड देख लेते हैं इसकी क्या है, सरफेस। एक बार ये हो गया 3 और t स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया t स्क्वायर और ये है माइनस का 2t। ये गलत आ गई है, सरफेस प्लॉट नहीं हुआ है, ये कर्व प्लॉट हो गई है। तो ये जेड अभी भी नहीं हुआ है, वापस इसकी कमांड यूज करते हैं सरफेस, ठीक है। और हमने यहाँ लिया है सरफेस के बाद 2 कोस
यही चाहिए थी हमें। मान लो मैं यही चेंज कर रही हूँ, एक तो मुझे चाहिए क्या, इसको पहले हटाना पड़ेगा अदरवाइज यही चेंज कर रहे हैं। एक्स आपका दिया हुआ था कुछ टी, 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, और जो y था वो आपका दिया हुआ है कुछ t स्क्वायर माइनस 2t, t स्क्वायर माइनस का 2t, तो इसको हम जेड ही रख रहे हैं। चलिए देखते हैं सरफेस प्लॉट होता है या नहीं। ये देखो आपका दिख रहा है आप सबको, एग्जैक्ट ये रहा। हाँ जी, विजिबल है। यस मैम। ठीक है, मैम ये वाला सरफेस आपका बना हुआ है। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर अब हम कर्व देख रहे हैं कि कर्व कैसे लाई कर रही है। जो वेक्टर कर्व है वो वेक्टर कर्व क्या है, तो वेक्टर कर्व के लिए आप 3 और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, मतलब आप पूरे कंपोनेंट रख दो टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस का 2t। ठीक है, और z की वैल्यू जो थी वो आपको दी हुई है टी क्यूब, ठीक है, तो कर्व आपको दिख रही है ब्लैक कलर में जो आई है ये कर्व बनेगी। ठीक है, मैंने यहाँ z की वैल्यू पॉजिटिव ली हुई है, इस वजह से कर्व आपका क्या है यहाँ नीचे की साइड जा रहे हैं, मतलब इस सरफेस पर लाई नहीं कर रहा। अगर z की वैल्यू मान लो मैं -5 भी ले लेती हूँ, ठीक है, सपोज नेगेटिव और ले लेती हूँ, तो क्लियरली जो है आपका सरफेस देखो, अब ये सरफेस के ऊपर लाई करती हुई दिखा रही है, दिख रही है ब्लैक कर्व जो भी आ रही है, ये जो ब्लैक कर्व है दिस इज द वेक्टर कर्व। यस मैम। ठीक है, अब मैं सरफेस को हटा रही हूँ ताकि हमें जस्ट ये दिख जाए, तो ये है। ठीक है, अब मैं कोई भी एक पॉइंट ले रही हूँ, कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, सपोज यहाँ एक पार्टिकल है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है ना वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी, मतलब ओरिएंटेशन देखनी पड़ेगी। वैसे ही हम जैसे t को 0 पुट करते थे, देन 1 2 3 पुट करते जाना, इसकी डायरेक्शन पता चली जाएगी। ठीक है, मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है कि इस कर्व के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कहते हैं कि उस पार्टिकल की आप क्या करो, वेलोसिटी निकालो और एक्सेलरेशन निकालो। किसकी डायरेक्शन में निकालो, जो आपका ए वेक्टर दिया हुआ था। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो dr/dt हमें पता है कि वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी आपका आ चुका है 6t i कैप, प्लस में ये हो गया 2t माइनस का 2j कैप, और प्लस हो गया आपका 3t स्क्वायर k कैप, ये वेलोसिटी आ गई है। सही है, अब देखो क्या कह रहे हैं, आपको t को क्या रखना है 1, तो t को 1 रखोगे ये हो जाएगा 6 i कैप, और t को 1 रखोगे ये हो जाएगा 0, प्लस हो जाएगा 3 k कैप। देन कहता है कि आपको किसकी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट चाहिए, ए कैप की, तो सबसे पहले हम ए कैप बनाएंगे। तो ए कैप पता है कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो ए का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो यानी जो ए कैप आएगा वो क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो अब हमें वेलोसिटी निकालनी है इसके डायरेक्शन के लोग, दैट इज dr/dt डॉट हो गया आपका ए कैप। तो यानी dr/dt हम निकाल चुके हैं, कितना आ चुका है 6i + 3k कैप, और डॉट देखो क्या कह रहे हैं, डॉट आपको लेनी है i + j माइनस k डिवाइडेड बाय √3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 3 बाय √3, दैट इज 3 बाय √3, यानी आंसर आ गया √3।
ठीक है। तो यानी इस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट कितना होगा, √3। पहला क्वेश्चन तो ये था। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, प्लस एक्सेलरेशन भी निकालनी है। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है कि इसका एक और डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जैसे हम फर्दर इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज इक्वल टू 6i कैप, प्लस में कितना हो जाएगा 2j कैप, और प्लस आपका ये हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा 6k कैप, 6t कैप। एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 जो एक्सेलरेशन है वो ये आ जाएगी, ठीक है। और कंपोनेंट किसके अलोंग निकालना है, a के अलोंग, दैट इज आपको a कैप के साथ इसकी डॉट लेनी है, ये आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 6 + 2 - 6 बाय √3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 बाय √3, ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना कि सही है या नहीं। तो ये था इसका थर्ड एग्जाम्पल, समझ आ गया थर्ड एग्जाम्पल। Yes, हो ma'am. क्लास में। अब लास्ट एग्जाम्पल देखो क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अलोंग द कर्व, ये दी हुई है cos ω t i कैप, ठीक है, प्लस sin ω t j कैप। वेयर कह रहे हैं कि जो ओमेगा है दिस इज कांस्टेंट, वेक्टर भी नहीं है, दिस इज ओनली कांस्टेंट, स्केलर है, ठीक है, स्केलर है और प्लस कांस्टेंट है, यानी टी से इंडिपेंडेंट है। आपको पहला पार्ट क्या शो करना है, कहते हैं कि वेलोसिटी जो आएगी पार्टिकल की दिस इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। कहते हैं कि अगर आप मान लो एक पॉइंट ले रहे हो, सपोज पी ले रहे हो, एक्स वाई जेड निकाल रहे हो, ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो कितना हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ठीक। तो कह रहे हैं कि वेलोसिटी भी निकालो इस पॉइंट के ऊपर, वेलोसिटी कितनी होगी उस पार्टिकल की। तो कहते हैं कि जो वेलोसिटी आएगी ना और जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये हमें शो करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या शो करोगे, हमें शो करना है कि वेलोसिटी और आर वेक्टर दीज आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए क्या शो करोगे, डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है। एक और चीज हमने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो कोई गारंटी नहीं होता कि परपेंडिकुलर हो। पहले कंडीशन अगर हम ये निकाल दे कि v जो है दिस इज द नॉन जीरो वेक्टर, r भी अगर आपका नॉन जीरो वेक्टर हो जाए, तो दो नॉन जीरो वेक्टर हो, डॉट 0 आ रही है, देन v इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा r वेक्टर। तो देखो सबसे पहले r जो है वो क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। अब हमें इसकी वेलोसिटी और नॉन जीरो दिखानी है, तो वेलोसिटी नॉन जीरो दिखाने के लिए वेलोसिटी हमें पता है दिस इज इक्वल टू r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज इक्वल टू माइनस में ओमेगा और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस हो जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। ओमेगा जो है यहाँ नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो दे दिया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जबकि हमें वेलोसिटी नॉन जीरो चाहिए। तो यहाँ गिवन होना चाहिए ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है, ये नॉन जीरो होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहे हैं कि अब हमें v डॉट r लेनी है, दोनों नॉन जीरो आ गए, अगर इनकी डॉट जीरो आ जाएगी देन ऑब्वियसली दीज आर परपेंडिकुलर। तो v डॉट r देखो कितना आ जाएगा, माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप, और डॉट लेनी है हमें किसके साथ, कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। तो आंसर हमें पता है कि कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और प्लस हो जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों नॉन जीरो है और डॉट जीरो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दीज आर परपेंडिकुलर, ठीक। तो सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट कहते हैं जो एक्सेलरेशन होगी, मान लो जो ये कर्व आई है, जो भी कर्व आएगी, कहते हैं कि इस पार्टिकल की इस पॉइंट के अलोंग जो भी एक्सेलरेशन आएगी, कहते हैं कि वो ओरिजिन की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। और मैग्नीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का, यानी एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल आएगा, किसके प्रोपोर्शनल आएगा, टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये मान लो ओरिजिन है, ठीक है। मान लो जो ये P पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड है, तो बता सकते हो जो OP के बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो किसके बराबर होगी, O और P के डिस्टेंस कितनी होगी, O और P के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमें प्रूव करना है। जो ये मैग्नीट्यूड आएगा दिस इज द प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन O एंड P,
हाँ जी, ओ और पी के बीच में कितनी डिस्टेंस आनी चाहिए? किसी को आइडिया? मान लो आपका वेक्टर ए है और ये सपोज बी है, ये जा रहा है ए से बी की तरफ, तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, ठीक है। लेकिन ए और बी का बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? जितना इस वेक्टर का, मान लो ये आर वेक्टर जा रहे हैं, तो जितना आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वही तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस होगी। अब देखो ये पॉइंट आपको ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर कर रहे हैं। ये पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट दिए हो तो आप इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ओ और पी के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर ही है, जहां आर वेक्टर जो है दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ठीक है। अगर हम ये वेक्टर लेते हैं, ओ पी वेक्टर लेते हैं, और मान लो इसको हम आर वेक्टर नाम दे रहे हैं, तो जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। क्योंकि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि डिस्टेंस जो है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। डायरेक्शन मतलब ओ से पी की तरफ जा रही है, पी से ओ की तरफ जा रही है। तो इस सेकंड पार्ट में हमें 2 चीजें प्रूव करनी है। पहली चीज तो प्रूव करनी है कि एक्सेलरेशन जो है ओरिजिन की तरफ आनी चाहिए, ये तो ओरिजिन से अवे है। पहली चीज प्रूव करनी है कि जो भी एक्सेलरेशन आएगी वो ओरिजिन की तरफ आएगी, ओरिजिन की तरफ, ठीक है, यानी ऐसे आएगी। देखो अगर आप ऐसे ले रहे हो, ओ पी वेक्टर ले रहे हो, तो आप पॉजिटिव ले रहे हो, यहाँ पॉजिटिव लेते हो। अगर आप इस तरीके से लेके आओगे तो डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो फर्क कितना आएगा? नेगेटिव का फर्क आएगा। मतलब आप पॉजिटिव जो है इस डायरेक्शन में लेते हो, क्योंकि हम सारे जितने भी आपने पोजीशन वेक्टर बनाए होंगे, टर्मिनल पॉइंट ये होता है और इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट जाते हैं, तो डायरेक्शन ये होता है। तो हमें प्रूव करना है कि जो एक्सेलरेशन है वो ओरिजिन की तरफ आनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन ये आनी चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आनी चाहिए, कहने का मीनिंग ये है, ठीक है। प्लस जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो ओपी का कुछ मल्टीपल होगा, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन देखो कितनी आ जाएगी, ये एक्सेलरेशन, वेट, तो ये हमने निकाली थी वेलोसिटी, तो इसकी एक्सेलरेशन आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, सॉरी कोस ओमेगा टी, और माइनस का कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी कोस का कितना आ जाएगा? साइन आ जाएगा, यानी कुछ ये ऐसे आ जाएगा एक्सेलरेशन जो है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी आई कैप माइनस का ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप, ये एक्सेलरेशन आ गई। तो देखो माइनस कॉमन आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आने का मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, यानी ये ओरिजिन की तरफ है। समझ आ गया? पहला पार्ट प्रूव करना था, एक्सेलरेशन जो है ओरिजिन की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव आने का मतलब ये ओरिजिन की तरफ है। फिर कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो। देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ओमेगा की 4 कोस ओमेगा स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका ओमेगा की 4 साइन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर ये रूट, यानी आंसर आ जाएगा ओमेगा की 4 कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, और ओमेगा 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। दैट इज जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया ओमेगा स्क्वायर। देखो आपको एक्स वाई जेड क्या दिए हुए थे? एक्स वाई जेड दिए हुए थे कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, डिस्टेंस और निकाल रही हूँ, यानी इसका स्क्वायर प्लस में, और ये आपका वाई जो था दिस इज साइन ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और जेड जो है वो 0 दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर रूट, यानी आर वेक्टर यानी ओ और पी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ओ और पी के बीच की डिस्टेंस 1 आ जाएगी। तो ये क्या है? 1 का मल्टीपल है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है दिस इज डायरेक्टली, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके? यहाँ पर आप देखो सबसे पहले तो आर वेक्टर है, ठीक है। आर वेक्टर जैसे जैसे आप टी चेंज करोगे ऑब्वियसली जो आर वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। आप इसको चाहो तो इसकी बजाय ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही चुके हैं कि ओमेगा स्क्वायर आया,
ठीक है। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको आर वेक्टर ही क्या दिया हुआ है, ये ही दिया हुआ है, कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इसका जो है आप ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, अपोजिट हो गई, यानी ये आ गई है, यानी ये ओरिजिन की तरफ आ गया, इतना समझ आ गया। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर हम मैग्नीट्यूड ले तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ गया, तो इसका मतलब हो गया ओमेगा स्क्वायर और इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड किसकी होगी, पॉइंट के बीच की, ठीक है। तो पॉइंट और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर वेक्टर है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है, ये देखो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कुछ मल्टीपल है किसका, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, यानी ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस का कुछ मल्टीपल्स है, तो यानी ये क्या होंगे, दीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझ आ गया सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना था? किसी को प्रॉब्लम है सेकंड पार्ट में? जल्दी बोलो, 4 मिनट का टाइम रह गया हमारा मीटिंग का। ठीक है, अब इसका थर्ड जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कहते हैं कि आपको प्रूव करना है कि जो r क्रॉस dr बाई dt है दिस इज ए कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट का मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, यानी जब इसको सोल्व करोगे इसके अंदर t नहीं आना चाहिए, ये हमें शो करना है, ठीक है। आपको r वेक्टर दिया हुआ था, r वेक्टर दिया हुआ है दिस इज कोस ओमेगा t, ठीक है। सबसे पहले हम जो क्रॉस है वो ऐसे निकालते हैं i j k, और फिर आप आर वेक्टर के कंपोनेंट लिखो कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और ये हो गए 0। अब डी आर बाई डी टी जो है, डी आर बाई डी टी ये हम निकाल चुके हैं, ये कुछ आपका आया था यहाँ पर माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, दैट इज माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी ओमेगा कोस ओमेगा टी, और ये आ चुका है 0, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे आप, ये आ जाएगा के कैप, ठीक है, और ये बन जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा स्क्वायर सॉरी कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यानी इसमें से कॉमन आ जाएगा ओमेगा और ये बचेगा कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये होता है 1, यानी ये आ जाएगा ओमेगा के कैप। तो क्या इसके अंदर टी प्रेजेंट है? जो आंसर नो है मैम, नहीं है, तो अगर t प्रेजेंट नहीं No, है यानी ये t से क्या हो चुका है, इंडिपेंडेंट, यानी जो r क्रॉस dr बाई dt आया दिस इज ए कांस्टेंट वेक्टर, तो ये हमें प्रूव करना था। समझ आ गया इसके एग्जांपल्स? कोई प्रॉब्लम है एग्जांपल्स में? नो मैम। ये था आपका सेकंड चैप्टर, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर तक अच्छे से कर लेना ताकि हम थर्ड चैप्टर अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो मैं मीटिंग एंड कर रही